Welcome back in another lecture of polity. For latest updates, you can follow us on our Telegram channel or on our website, that is www.arorais.com. और अगर आप PGP बैच ज्वाइन करना चाहते हैं देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स। और इन माइंड मैप्स को परचेज करने के लिए आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे चेक कर सकते हैं। आज हम अपना पिछले वाला चैप्टर ही जो था उसी को कंटिन्यू करेंगे, दैट इज सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस। अब तक हमने लेजिस्लेटिव रिलेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को कवर कर लिया है और आज के लेक्चर्स में हम फाइनेंशियल रिलेशंस को देखेंगे कि सेंटर एंड स्टेट में कैसे कैसे फाइनेंशियल रिलेशंस हैं। फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 12 और आर्टिकल 268 से लेकर 293 तक दे रखा है। सबसे फर्स्ट टॉपिक हम देखेंगे एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर्स, कि कौन सी टैक्स की पावर स्टेट के पास है, कौन सी पावर सेंटर के पास है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दे रखा है कि पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू लेवी टैक्सेस ऑन सब्जेक्ट इन यूनियन लिस्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में दे रखे हैं उन पे टैक्स कलेक्ट करने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। और जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में दे रखे हैं उन पे टैक्स लगाने की पावर किसके पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास। बट जो 101 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 2016 में, दैट इज जीएसटी, उससे एक एक्सेप्शन लाई गई, दैट मेड एन एक्सेप्शन बाय मेकिंग अ स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू गुड एंड सर्विस टैक्स। इसके थ्रू एक नया प्रोविजन लाया गया जिसमें क्या बोला गया कि द रेजिड्यूरी पावर ऑफ टैक्सेशन इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। जो रेजिड्यूरी पावर्स हैं उन पे टैक्स लेने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू, यानी कि टैक्स कलेक्ट करने के बाद जो हमारे पास रेवेन्यू बनेगा उसको कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी कि सेंटर के पास कितना रहेगा और स्टेट को कितना दिया जाएगा। 80th Amendment Act of 2000 and 101 Amendment Act of 2016 have introduced major changes in the scheme of distribution of tax revenue between center and a state. इन दो अमेंडमेंट्स के कारण जो थे डिस्ट्रीब्यूशन में मेजर चेंजेस आए। फर्स्ट हम देखेंगे कि 80th अमेंडमेंट से क्या हुआ। इन्होंने क्या किया, टू गिव अफेक्ट टू द रिकमेंडेशन ऑफ 10th फाइनेंस कमीशन। जो रिकमेंडेशन 10th फाइनेंस कमीशन ने दी थी इन्होंने उस पर अफेक्ट किया, उसको लागू किया। इन्होंने क्या कहा, कमीशन ने क्या कहा था, कमीशन ने रिकमेंड किया था कि जितनी भी टोटल इनकम बनती है सेंटर को सारे टैक्सेस से, उसमें से जो 29% है वो स्टेट को जानी चाहिए। और 101 अमेंडमेंट एक्ट से एक न्यू टैक्स रिजीम लाया गया जिसको हम बोलते हैं जीएसटी। और जीएसटी के लिए क्या किया गया, इस अमेंडमेंट में क्या बोला गया कि पार्लियामेंट और जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं वो इस जीएसटी को लागू करने के लिए लॉज बनाएंगे। हर ट्रांजैक्शन पे जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी गुड्स की सप्लाई की, सर्विसेज के लिए, उन सब के लिए जो लॉज बनेंगे उन पे ये जीएसटी को लागू किया जाएगा। After 80th and 101 amendment, the present position with respect to the distribution of tax revenue between the state and the center is, यानी कि इन दोनों अमेंडमेंट्स के बाद अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे सेंटर एंड स्टेट में टैक्सेस का, उसका पहला पॉइंट है कि टैक्सेस लेविड बाय द सेंटर बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। कि लगाता तो सेंटर है टैक्स बट कलेक्ट और अप्रोप्रिएट कौन करता है उसको, स्टेट। और ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, आर्टिकल 268 में। तो कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं, इंक्लूड द स्टैम्प ड्यूटीज ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इन पे जो टैक्स लगेगा, चेक्स पे, प्रोमिसनरी नोट्स पे, पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस पे, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड अदर्स। नेक्स्ट है टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट असाइंड टू द स्टेट, कि जो लगाएगा और कलेक्ट सेंटर करेगा बट असाइन किसको किया जाएगा, स्टेट को। और ये कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 269 में। तो कौन कौन से हैं ऐसे, टैक्सेस ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स को परचेज करने में या सेल करने के लिए जो टैक्स होगा, बट उसमें न्यूज़पेपर नहीं आएगा। नेक्स्ट है टैक्स ऑन द कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। नेक्स्ट आता है हमारा लेवी एंड
कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि अगर जीएसटी को लागू करना है और कलेक्ट करना है इन कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, तो कौन कलेक्ट करेगा? इसको सेंटर करेगा। एंड जो टैक्स होगा उसको सेंटर एंड स्टेट में डिवाइड किया जाएगा इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट। जैसे जैसे जो रिकमेंडेशन जो पार्लियामेंट ने दे रखी होगी, पार्लियामेंट ने मैनर्स प्रोवाइड कर रखे होंगे कि इतना टैक्स जो है सेंटर को जाएगा, इतना उसमें से स्टेट को जाएगा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। यानी कि जीएसटी की काउंसिल की रिकमेंडेशन के बाद जो पार्लियामेंट ने जितना जितना बोला होगा उतना उतना टैक्स जो होगा जीएसटी कलेक्ट करने के बाद इन दोनों को दिया जाएगा। सो नेक्स्ट आता है हमारा टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, कि वो टैक्स जो कलेक्ट और लगाएगा कौन? सेंटर, बट उसको सेंटर एंड स्टेट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और ये आता है हमारा आर्टिकल 270 के अंदर। और कौन कौन से हैं? जितना भी ड्यूटी एंड टैक्सेस जो है आर्टिकल 268, 269 एंड 269 ए के अंदर कलेक्ट किया जाएगा, वो सारा जो है आर्टिकल 270 के अंदर आएगा। और जितने भी सर्च चार्जेस लगेंगे टैक्सेस पे या फिर ड्यूटीज पे, जो आर्टिकल 271 में हम देखेंगे, वो भी इसके अंदर आएंगे। और एनी सेस लेविड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, और ये भी जो है इसी के अंदर आएगा। यहाँ सर्च चार्ज का मतलब क्या होता है कि टैक्स पे टैक्स लगाना। नेक्स्ट आता है सरचार्ज ऑन सर्टेन टैक्सेस एंड ड्यूटीज फॉर द पर्पस ऑफ अ सेंटर। ये आता है हमारा आर्टिकल 271 के अंदर, यानी कि टैक्सेस और ड्यूटीज पे सरचार्ज लगाना। तो इसमें क्या बोला गया है? द पार्लियामेंट कैन एट एनी टाइम लेवी द सरचार्जेस ऑन टैक्सेस एंड ड्यूटीज रेफर्ड टू इन आर्टिकल 269 एंड 270, यानी कि जिन ड्यूटीज एंड टैक्सेस की बात आर्टिकल 269 एंड 270 में की गई है, पार्लियामेंट जब चाहे उन पे सरचार्ज लगा सकता है। एंड द प्रोसीड ऑफ सच चार्जेस गो टू द सेंटर एक्सक्लूसिवली, और उन सरचार्जेस से जो भी रेवेन्यू आएगा वो सारा जो होगा सेंटर के पास जाएगा। एंड सरचार्जेस कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन अ जीएसटी, और जो जीएसटी होगा उस पर हम सरचार्ज जो है वो नहीं लगा सकते। नेक्स्ट आता है हमारा टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड एंड रिटेन्ड बाय द स्टेट, कि लगाएगा भी टैक्स स्टेट, कलेक्ट भी स्टेट ही करेगा और रखेगा भी स्टेट ही उसको अपने पास। तो दीज आर द टैक्सेस बिलोंगिंग टू द स्टेट एक्सक्लूसिवली, ये वो टैक्सेस होंगे जो सिर्फ स्टेट से बिलोंग कर रहे होंगे। और कौन कौन से होंगे? जो स्टेट लिस्ट में दे रखे होंगे सब्जेक्ट्स, यानी कि वो टैक्सेस जो स्टेट लिस्ट पे दिए गए सब्जेक्ट्स पे लगाए जाएंगे वो सिर्फ स्टेट के पास ही रहेंगे। और ये कितने हैं टोटल? 18। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यूज। नॉन टैक्स रेवेन्यूज मतलब कि टैक्स के बिना जो स्टेट एंड सेंटर के पास पैसे आते हैं वो कहाँ से आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटर के पास कहाँ कहाँ से रेवेन्यू आता है नॉन टैक्स का। तो फर्स्ट आता है पोस्ट एंड टेलीग्राफ से, रेलवे से, बैंकिंग से, ब्रॉडकास्टिंग से। ब्रॉडकास्टिंग मतलब जैसे टीवीज हुए, रेडियोज हुए, इन सब से। करेंसीज से, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से, एसचीट एंड लैब से। सो स्टेट के पास अब देखेंगे हम कि कहाँ कहाँ से आता है। इरिगेशन से, फॉरेस्ट, फिशरी, स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, एसचीट एंड लैब से। सो नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रांट इन एड टू द स्टेट, कि स्टेट को जो ग्रांट देती है सेंटर वो कैसे कैसे देती है। तो यहाँ पे दो टाइप्स हैं ग्रांट्स देने की। फर्स्ट है स्टैट्यूटरी ग्रांट, सेकंड है डिस्क्रिशनरी ग्रांट। स्टैट्यूटरी ग्रांट्स में क्या बोला गया है कि जो आर्टिकल 275 है, एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक ग्रांट्स टू स्टेट्स इन नीड ऑफ अ फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड नॉट टू एवरी स्टेट। इसमें क्या बोला गया कि जो पार्लियामेंट है वो स्टेट को ग्रांट दे सकती है, लेकिन कब? जब उसको फाइनेंशियल असिस्टेंट की ज़रूरत होगी। और ये जो ग्रांट होगी वो हर स्टेट को नहीं दी जाएगी, सिर्फ उसी स्टेट को दी जाएगी जिस स्टेट को इसकी ज़रूरत होगी। और ये जो सम होगा, अमाउंट होगी, वो हर स्टेट के लिए मे बी डिफरेंट होगी। डिफरेंट सम्स मे बी फिक्स्ड फॉर डिफरेंट स्टेट्स, यानी कि हर स्टेट के लिए अलग अलग होगी। मान लीजिए किसी स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है, किसी स्टेट की पॉपुलेशन थोड़ी कम है, तो उस स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही जो है उसको ग्रांट दी जाएगी। और ये ग्रांट कहाँ से चार्ज की जाएगी? कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन अ स्टेट और रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज इंक्लूडिंग इन असम।
और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि अलग से स्पेसिफिक प्रोविजंस दे रखी हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो है उनकी वेलफेयर के लिए, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल को रेस करने के लिए भी जो ग्रांट अलग से दी जाएगी। नेक्स्ट आता है ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 275 आर गिवन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। कि किस स्टेट को ग्रांट दी जाएगी आर्टिकल 275 के अंदर, ये कौन रिकमेंड करेगा? फाइनेंस कमीशन। सो नेक्स्ट आती है हमारी डिस्क्रिशनरी ग्रांट। डिस्क्रिशनरी ग्रांट के बारे में बात की गई है आर्टिकल 282 में। आर्टिकल 282 में क्या कहा गया है कि इट एम्पावर द सेंटर एंड अ स्टेट टू मेक ग्रांट्स फॉर एनी पब्लिक पर्पस। कि यहाँ पे जो सेंटर एंड स्टेट है वो किसी भी पब्लिक पर्पस के लिए ग्रांट जो है वो दे सकते हैं, बेशक वो जो पब्लिक पर्पस है उनके लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में नहीं आता है। और ये जो ग्रांट है दो पर्पसेस के लिए दी जाती है। फर्स्ट, टू हेल्प द स्टेट फाइनेंशियली टू फुलफिल प्लान टारगेट्स, यानी कि स्टेट के जितने भी प्लान्स होंगे अपनी स्टेट को डेवलपमेंट के लिए उनको फुलफिल करने के लिए। एंड टू गिव सम लीवरेज टू द स्टेट सेंटर टू इन्फ्लुएंस एंड कोऑर्डिनेट स्टेट एक्शंस। और दूसरा यहाँ पे क्या होगा कि सेंटर का जो इन्फ्लुएंस बना रहे स्टेट एक्शंस पे, तो उसके लिए भी इसको जो है दिया जाता है। एंड कुछ और ग्रांट्स होती हैं यहाँ पे जिनको जो टेम्परेरी पीरियड के लिए दी जाती हैं, जिनमें से कुछ होती हैं ग्रांट्स फॉर एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स इन असम, बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। और ये जो ग्रांट्स है अभी नहीं दी जाती हैं। ये जिस टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉमन बना था उस टाइम पे ये 10 साल के लिए दी जाती थी। और कहाँ से चार्ज की जाती थी? ये भी कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से। और इनको भी जो फाइनेंस कमीशन है वही रिकमेंड करता था। सो नेक्स्ट आता है हमारा जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि जीएसटी की स्मूथ एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो था सेंटर एंड स्टेट में कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बनी रहनी बहुत ज़रूरी थी, ताकि जो है जीएसटी को अच्छे से लागू किया जा सके। So 101 Amendment Act of 2016 provide for the establishment of Goods and Service Tax Council। तो इस अमेंडमेंट में क्या बोला गया कि एक जीएसटी काउंसिल बनाई जाएगी एंड आर्टिकल 279A एम्पावर द प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ जीएसटी काउंसिल बाय एन ऑर्डर। और इस आर्टिकल के थ्रू प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई कि वो जीएसटी काउंसिल को क्या बना सकता है ऑर्डर के थ्रू। और ये जो काउंसिल होगी वो जॉइंट फोरम होगा सेंटर एंड स्टेट का। नेक्स्ट आता है हमारा फाइनेंस कमीशन। और फाइनेंस कमीशन की बात कहाँ की गई है? आर्टिकल 280 में। और जो फाइनेंस कमीशन है वो एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, यानी कि वो जुडिशरी की तरह भी काम कर सकता है। और इसको जो प्रेसिडेंट है वो 5 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूट करता है, और 5 साल से पहले भी है इसको द्वारा बनाया जा सकता है। और जो फाइनेंस कमीशन है वो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देता है कौन कौन से मैटर्स पे? फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस टू बी शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, यानी कि जितना भी हमारे पास टैक्स के रेवेन्यू आता है उसको स्टेट एंड सेंटर में कैसे शेयर किया जाएगा। एंड द एलोकेशन बिटवीन द स्टेट्स एंड रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ सच प्रोसीड्स। और स्टेट में यानी कि सेंटर एंड स्टेट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और बिटवीन द स्टेट्स उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल विच शुड गवर्न ग्रांट इन एड टू द स्टेट बाय द सेंटर फ्रॉम द कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया, यानी कि किस किस प्रिंसिपल के बेसिस पे जो है ग्रांट दी जाएगी स्टेट को बाय द सेंटर कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया में से। और नेक्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ यूजमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट रिसोर्सेज ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, कि यहाँ पे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ की डेवलपमेंट के लिए, उनके एडवांसमेंट के लिए उनको जो है कितने रिसोर्सेज यानी कि कितना फंड जो है कंसोलिडेशन फंड ऑफ स्टेट में से दिया जाएगा। नेक्स्ट, कोई भी ऐसा मैटर जो उनको प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाएगा इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस, यानी कि कोई भी ऐसा मैटर जो प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन को देगा कि आप इस पे अपनी रिकमेंडेशंस दीजिए हमें, तो वो भी फाइनेंस कमीशन को उस पर देनी पड़ेंगी। तो नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट इंटरेस्ट, कि स्टेट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या क्या किया गया। स्टेट इंटरेस्ट का मतलब है यहाँ पे कि जितने भी जो मैटर्स हैं वो स्टेट लिस्ट में दिए गए हैं। अगर जो स्टेट है उनसे रिलेटेड कुछ लॉज लाना चाहता है या फिर फाइनेंशियल मैटर्स है उनके रिलेटेड, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा।
सो फर्स्ट आता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट इन द फाइनेंशियल मैटर्स, कि अगर स्टेट का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है फाइनेंशियल मैटर्स में, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने lays down that the following bills can be introduced in the parliament only on the recommendation of president, कि अगर आपको जो स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये दे रखा है कि यहाँ कुछ बिल्स दे रखे हैं यहाँ पे, कि अगर आपको इन बिल्स को इंट्रोड्यूस करना है पार्लियामेंट में, तो उसके पहले आपको प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होगी। तो फर्स्ट बिल है अ बिल विच इम्पोज और वेराइज एनी टैक्स और ड्यूटी इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड, कि कोई भी ऐसा बिल जो किसी भी टैक्स या ड्यूटी को चेंज कर रहा है जिसमें स्टेट का इंटरेस्ट है। अ बिल विच वेराइज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन एग्रीकल्चर इनकम एज डिफाइंड फॉर द पर्पस ऑफ इनैक्टमेंट रिलेटिंग फॉर इंडियन इनकम टैक्स, कि कोई भी ऐसा बिल जिसमें एग्रीकल्चरल इनकम का जो एक्सप्रेशन है उसका मीनिंग चेंज किया जा रहा है। और अ बिल विच अफेक्ट द प्रिंसिपल ऑन विच मनी आर डिस्ट्रीब्यूटेबल टू द स्टेट्स, और कोई भी ऐसा बिल जो इस प्रिंसिपल को अफेक्ट कर रहा है कि जो स्टेट्स में मनी है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। और कोई भी ऐसा बिल विच इम्पोज एनी सरचार्जेस और एनी स्पेसिफिक टैक्स और ड्यूटी फॉर द पर्पस ऑफ सेंटर, कि सेंटर के पर्पस के लिए कोई भी अगर ऐसा बिल लाया जाए जो किसी ड्यूटी या फिर टैक्सेस पे सरचार्ज लगाए, तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए भी सबसे पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की ज़रूरत होगी। सो नेक्स्ट आता है बोरोइंग बाय सेंटर एंड द स्टेट, कि सेंटर एंड स्टेट कहाँ-कहाँ से पैसा ले सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कैन बोरो आइदर विद इन द इंडिया और आउटसाइड अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया, और कैन गिव गारंटी बट बोथ विद इन द लिमिट फिक्स बाय द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंडिया में से और इंडिया के बाहर से कहीं से भी पैसा ले सकती है, बट सिक्योरिटी के लिए क्या रखेगी यहाँ पे, यानी कि गिरवी क्या रखेगी, कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया को। और इसके लिए जो है अमाउंट फिक्स की जाएगी पार्लियामेंट की कि कितनी ले सकते हैं वो, बट अभी तक कोई भी ऐसा लॉ जो है नहीं बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा। तो नेक्स्ट आता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट जो गवर्नमेंट है वो विद इन द इंडिया ही मनी बोरो कर सकती है, और ये जो होगी वो सिक्योरिटी देगी अपनी कंसोलिडेशन फंड ऑफ स्टेट्स का, बट बोथ विद इन द लिमिट फिक्स्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट। और जो स्टेट है वो कितना ले सकती है, जितनी लिमिट स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर के द्वारा फिक्स की जाएगी। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लोन्स टू एनी स्टेट, जो सेंटर है वो किसी भी स्टेट को लोन दे सकता है, और गिव गारंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स रेज्ड बाय एनी स्टेट, अगर कोई स्टेट कहीं से लोन ले रहा है तो उसके लिए एज अ गारंटर काम कर सकता है। एंड एनी सम रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सच लॉस, अगर स्टेट को जो लोन देना है सेंटर ने तो उसके लिए पैसा कहाँ से लिया जाएगा, कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से। और जो स्टेट है वो सेंटर के कंसेंट के बिना जो है लोन नहीं ले सकती, ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पे जो है सेंटर स्टेट के लिए एज अ गारंटर काम कर रहा है, तो सबसे पहले स्टेट को सेंटर की कंसेंट चाहिए होगी कहीं से भी लोन लेने के लिए। तो नेक्स्ट आता है हमारा इंटर गवर्नमेंटल टैक्स इम्यूनिटीज। तो इसमें क्या कहा गया है कि लाइक एनी अदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो कंटेन द रूल ऑफ इम्यूनिटी फ्रॉम म्यूचुअल टैक्सेशन। इम्यूनिटी फ्रॉम म्यूचुअल टैक्सेशन मीन्स कि जो स्टेट है वो सेंटर की प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लगाएगी, और जो सेंटर है वो स्टेट की प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लगाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं एग्जाम्पशन ऑफ सेंट्रल प्रॉपर्टी फ्रॉम अ स्टेट टैक्सेशन, यानी कि सेंटर की किसी भी प्रॉपर्टी में जो स्टेट में है उस पर स्टेट टैक्स नहीं लगाएगी। तो प्रॉपर्टी ऑफ सेंटर इज एग्जाम्प्टेड फ्रॉम ऑल टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द स्टेट, की जो सेंटर की प्रॉपर्टी है स्टेट्स में उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा स्टेट के द्वारा, और कोई भी और अथॉरिटी जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एंड पंचायत जो है इस पर टैक्स नहीं लगा सकती है। बट अगर पार्लियामेंट चाहे तो इस बैन को रिमूव कर सकता है और स्टेट को यह परमिशन दे सकता है कि आप इस वाली प्रॉपर्टी पे जो सेंटर की है टैक्स लगा सकते हो। तो नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम्पशन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेशन, कि स्टेट की किसी प्रॉपर्टी पे जो है वो सेंटर टैक्स नहीं लगा सकती है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि द प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ द स्टेट इन एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेशन, कि जो स्टेट की प्रॉपर्टी एंड इनकम है उसको सेंटर के टैक्स से एग्जाम्प्ट किया जाएगा।
सच इनकम में बी ड्राइव्ड फ्रॉम, और जो वो इनकम होगी स्टेट की वो कहाँ से आई होगी, किसी सोवरेन फंक्शन से या फिर कमर्शियल फंक्शन से। और जो सेंटर है वो किसी भी कमर्शियल ऑपरेशन पे जो स्टेट के टैक्स लगा सकता है अगर पार्लियामेंट उसको ये करने देता है। नेक्स्ट आता है अफेक्ट ऑफ इमरजेंसी, कि इमरजेंसी का सेंटर एंड स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशंस पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। नॉर्मल टाइम पे तो जो सेंटर एंड स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशंस है उसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और अब हम देखेंगे कि इमरजेंसी के टाइम पे क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं। तो फर्स्ट आती है हमारी नेशनल इमरजेंसी। जिस टाइम पे किसी भी स्टेट में नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, द प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट है वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी रेवेन्यू की उसको मॉडिफाई कर सकता है। प्रेसिडेंट चाहे तो उसको रिड्यूस कर सकता है, इवन कैंसिल भी कर सकता है उन फाइनेंसेस को। एंड सच मॉडिफिकेशन कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द इमरजेंसी सीज टू बी ऑपरेट। और ये जो मॉडिफिकेशन की जाएगी ये कब तक कंटिन्यू रहेगी, उस फाइनेंशियल ईयर तक, यानी कि जिस ईयर में वो इमरजेंसी लगाई गई है उसके फाइनेंशियल ईयर तक। नेक्स्ट आती है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या कहा गया है कि जिस टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है तो उस टाइम पे जो सेंटर है वो स्टेट को डायरेक्शंस दे सकती है टू ऑब्जर्व द स्पेसिफिक कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, कि आप जो है वो खर्चा संभाल के करके चलिए। आपके उनके फाइनेंशियल प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करने के लिए बोल सकती है कि जो मान लीजिए कि हमारे सीएम्स हैं वो कितना खर्चा करेंगे, किस चीज़ पे कितना चलेगा, कितना कम करना है, और सैलरीज एंड अलाउंसेस को रिड्यूस करना सारी क्लासेस पर्सन्स के जितने भी स्टेट में सर्व कर रहे हैं, एंड टू रिजर्व ऑल मनी बिल्स एंड अदर फाइनेंशियल बिल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। और जितने भी मनी बिल्स एंड फाइनेंशियल बिल्स होंगे उनको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम सेंटर एंड स्टेट रिलेशन का जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।